दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई। वो जज जिसने ना जाने कितने खतरनाक मुजरिमों को आंखों के सामने देखा होगा, पर जब इस सीरियल किलर के मामले की सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ने ऐसी सजा सुनाई कि दुनिया दंग रह गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों की गला दबाकर बेरहमी से हत्या की, उसी तरह से उसका भी गला 100 बार घोटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे वो मासूम बच्चों का गला जंजीर से घोट देता था। फिर उसी तरह से इस सीरियल किलर की लाश के भी कम से कम 100 टुकड़े किए जाएं, जैसे वो बच्चों के शव के टुकड़े करता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गलाया जाए, जैसे वो सीरियल किलर करता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1999 में। पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक खत मिलता है। उस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ते ही संपादक सन्न रह गए। उस खत में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों के कत्ल से पहले उनका रेप किया, फिर उनकी लाश को ढेर सारे तेजाब में गला दिया। इस चिट्ठी के साथ में एक पार्सल भी आया था। उसे खोलने पर उसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें थीं और कुछ ऐसे कागजात जिसे देखकर लगे कि खत भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा। कातिल ने ऐसी ही एक चिट्ठी और पार्सल वहाँ की पुलिस को भी भेजा था, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक में ले लिया। पर उस अखबार के संपादक ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। संपादक ने कातिल की बताई गई हर खबर की पड़ताल करने के लिए अपने कई पत्रकारों को उस चिट्ठी में दिए गए पते पर भेजकर उसकी तस्दीक कराई। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था, जो काफी सुनसान जगह पर था। इसकी पड़ताल में जो पत्रकार वहां पहुंचा था, जब वो घर के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उस पत्रकार को वहां ऐसे सबूत मिले जिससे वो चौंक गया। कई जगह खून के निशान थे। वहीं फर्श पे पड़ा एक बैग भी मिला जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े थे। कमरे के एक कोने में 2 बड़े ड्रम रखे थे जिसमें एसिड भरा हुआ था, और ड्रम के पास ही कुछ बच्चों के कंकाल पड़े थे। उसे वहाँ एक डायरी भी मिली जिसमें बच्चों से जुड़ी हर डिटेल्स लिखी हुई थी। अब उसे ये लगने लगा कि यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई वारदात तो जरूर हुई है। डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दी। ये भी बताया कि चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो पूरी तरह से सच लग रही हैं, क्योंकि यहाँ कई बच्चों के कंकाल मिले हैं। ये सुनते ही संपादक ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल करने उस जगह पर पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में जब वहां खोजबीन शुरू हुई तब उन्हें वहां से 2 बच्चों के कंकाल मिले और 2 बड़े से कंटेनर भी मिले। वो कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब से भरे थे। वहां की दीवारों पर कुछ कागज के टुकड़े लगाए गए थे। मानो चिट्ठी लिखने वाला सीरियल किलर को पूरा भरोसा था कि यहाँ पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई न कोई तो आएगा ही। दोस्तों, उन दीवारों पर लगे कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था कि सारे मर्डर की डिटेल एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है, जो मैंने कमरे में छोड़ दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेंगी उनको मैं ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को वो मिलेंगी भी तो शायद मेरी आत्महत्या के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। अब ये लाइनें पढ़ते ही पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए रावी नदी की तरफ भागे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। पुलिस ने काफी देर तक तलाशी की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलाकर उसकी तलाश शुरू कराई गई। कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुँच सकी। इसके कई महीनों के बाद फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक शख्स पहुँचता है। हल्की दाढ़ी, मूछ, आंखों पर चश्मा लगाए, उम्र तकरीबन 44 से 45 साल। इस शख्स ने उर्दू अखबार के संपादक को अपना नाम जावेद इकबाल बताया। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चों को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि वो आत्मसमर्पण करने आया है। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो वो लोग भी उसे पकड़ने के लिए उर्दू अखबार के दफ्तर पहुँच गए। जैसे ही इंटरव्यू पूरा हुआ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
लिया। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि क्या यही वो जावेद इकबाल है या कोई और। इसने किन बच्चों को मारा है, क्यों मारा है, सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ पुलिस के बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उसके घर से मिली डायरी के उन पन्नों की एक एक परतें खोलने लगी, जिनमें ना जाने कितने बच्चों की चीखें दबी थी और ना जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तब उसकी पहली लाइन यही थी कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूँ मैं, इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है, मैंने जो सोचा था अब उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने 100 बच्चों को मारा है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम बचपन से ही ऐसा कर रहे हो, तो जावेद इकबाल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा जन्म साल 1956 में हुआ था, मैं बचपन से बहुत ही साधारण इंसान था, जैसे कि दूसरे लोग होते हैं, मेरा भी परिवार था, मेरी भी एक प्यारी माँ थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। फिर पुलिस ने सवाल किया कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर बच्चों को क्यों और कैसे मारा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। यही वो सवाल था जो जावेद इकबाल की जिंदगी का पूरा सच सामने लाने वाला था। इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद थोड़ा भावुक भी हुआ। उसने पुलिस को बताया कि ये बात उस समय की थी जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उस पर रेप का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो रेप का इल्जाम पूरी तरह से झूठा था। उसने ऐसी घटना को कभी अंजाम ही नहीं दिया था। बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। उसे जेल से बाहर निकालने के लिए रात दिन एक कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। जेल में जब भी मेरी माँ मिलने आती तो मुझे देखकर वो रोती रहती और मैं उसके आंसुओं को देखता रहता, क्योंकि बदनसीबी ऐसी थी कि उसके आंसू को भी पोंछ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरे जेल से बाहर आने के इंतजार में मेरी माँ की मौत हो गई। माँ के इंतकाल से मैं टूट गया और गुस्से से भर गया, इसलिए उसी समय मैंने ये कसम खाई थी कि अब चाहे जो हो जाए मैं भी कम से कम 100 माँओं को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि यहाँ की 100 माएं ये समझ सके कि बच्चों के ना रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अब सवाल था कि आखिर वो बच्चों को कैसे फंसाता था। इस सवाल पर जावेद इकबाल ने जो कहानी बताई उसके अनुसार जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की एक शॉप खोली थी और उस दुकान में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, इसलिए उसने गेम्स के रेट बहुत कम कर दिए। कई बार वो ज्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घर वालों को बताए भी उसके वीडियो गेम शॉप में आ जाते थे। फिर कई बच्चों में एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो नया पैतरा अपनाता था। इसके लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट गिरा देता था और उस पैसे को कोई न कोई बच्चा उठाकर रख लेता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, फिर बच्चों की तलाशी लेता था। अब जिसके पास वो नोट मिल जाता था उसे पकड़कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाजा बंद कर देता था। फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करता था। जब कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने उसकी दुकान पर अपने बच्चों को भेजना कम कर दिया। जब उसकी दुकान पर बच्चों का आना कम होने लगा तो उसने वो दुकान ही बंद कर दी। इसके बाद उसने मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल लिया। अब वो उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग आते थे या फिर अकेले घूमते हुए वहां आ जाते थे। इसके बाद उन बच्चों को वो बहला फुसला कर लाहौर के शाद बाग वाले घर में ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। दुष्कर्म करने के बाद उन बच्चों का गला घोटकर हत्या कर देता था। गला घोटने के लिए वो बाकायदा लोहे की जंजीर इस्तेमाल करता था जिससे बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़े। मारने से पहले उन बच्चों की फोटो निकालकर वो रख लेता था ताकि उनकी निशानी उसके पास रहे। दरिंदगी से मर्डर करने के बाद बच्चों के शव को कई टुकड़ों में वो काट देता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था ताकि किसी बच्चे से जुड़ा कोई सबूत ना मिले। बच्चे के शरीर को गलाने के बाद भी अगर कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसे वो पास की नदी में ले जाकर फेंक देता था। इस तरह उसने 100 बच्चों को मारा, जिनमें से कुछ के कंकाल को निशानी के तौर पर रखा भी। उसके बयान के बाद पुलिस ने मारे गए बच्चों से जुड़े सबूत जुटाए और उसके बयान के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उस समय के जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया। जज ने फैसले में कहा था कि दोषी करार दिए गए जावेद का भी 100 बार गला घोटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े किए जाएं। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन जावेद को
फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखपत जेल से उसका शव मिला। पुलिस वालों का मानना था कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जेल में उसे पीट पीट कर मार डाला गया था, क्योंकि उसका शव बेडशीट के सहारे छत पर लगी सरिया से लटक रहा था। हाथ पैर नीले पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था और उसके शरीर पर दर्जनों जख्म के निशान थे। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और रिश्तेदार से कोई भी उसका शव लेने नहीं आया था। उसके भाई परवेज मुगल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन उसने 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूली, उसी दिन से वो हमारे लिए मर गया था। ऐसे में पहले से मरे हुए इंसान का शरीर लेकर हम क्या करेंगे। दोस्तों, अब तो जावेद इकबाल की कहानी पर एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है इकबाल जावेद। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।